मित्रों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मोहम्मद बिन तुगलक की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे भारतीय इतिहास में जूना खां या उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है, 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासकों के चरित्र और नीतियों की दृष्टि से यदि कोई विवादपूर्ण सुल्तान रहा है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका 26 वर्ष का शासनकाल उचित ढंग से निर्मित किंतु गलत ढंग से क्रियान्वित की गई विनाशकारी योजनाओं की दुखद और रोचक कहानी है। उसके संबंध में कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका दिमाग नई नई योजनाएं बनाने में जितना तेज तर्रार था उतना ही जनता की मनोवृत्ति को समझने में मंद था। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा योग्य पढ़ा लिखा सुल्तान था, उसने अपने दरबार में योग्यता के आधार पर अपने दरबारियों की नियुक्ति की थी। उसके शासनकाल में जिस प्रकार के नवाचार स्थापित करने का प्रयास किया गया, अब से पहले किसी भी सुल्तान के द्वारा इस प्रकार के कोई नवाचार नहीं किए गए। लेकिन क्या कारण निहित थे, आज हम उन कारणों की यहां चर्चा करेंगे और वो कौन कौन सी योजनाएं थी जो एक के बाद एक विनाशकारी होती चली गई, जबकि उसका उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं था। हालांकि कुछ इतिहासकार उसके ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि वो जनता को परेशान करना चाहता था, लेकिन यदि हम उसके शासनकाल पर दृष्टि डालें तो ये पाते हैं कि उसने जितनी भी योजनाएं लागू की उसके पीछे उसका मकसद सही था, लेकिन तत्कालीन समय की जनता उसके द्वारा किए गए सुधारों को, उसके द्वारा लागू की गई योजनाओं को समझ नहीं पाई। इस कारण से एक के बाद एक उसकी ये योजनाएं विफल होती चली गई। आज हम जिन योजनाओं के संबंध में जानकारी लेंगे उनमें सबसे पहली योजना है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 1326-1327 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू की गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दक्षिण भारत का समृद्धशाली राज्य देवगिरी को अपनी नवीन राजधानी बनाने का निश्चय किया। देवगिरी, जिसके संबंध में हमने जानकारी यहां ली, देवगिरी जो कि दक्षिण भारत का एक धनाढ्य राज्य था, कहते हैं कि इस राज्य की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद रख दिया और उसने दिल्ली की जनता को देवगिरी जाने का आदेश दिया। अब देवगिरी को राजधानी बनाने के पीछे सुल्तान की क्या मंशा थी, इस संबंध में यदि हम समकालीन इतिहासकारों के द्वारा जो कारण बताए गए हैं उन कारणों पर नजर डालें तो एक बात तो निश्चित रूप से यह कही गई है कि ये कारण जो हैं वो संभवतः तत्कालीन समय की परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं थे। जैसा कि बर्नी लिखता है तारीख फिरोजशाही में कि सुल्तान दौलताबाद अर्थात देवगिरी को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। देवगिरी केंद्र के अंदर राज्य था और यहीं से वे गुजरात व अन्य राज्यों पर अपनी नजर रखना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि वह मंगोल आक्रमण से अपने राज्य को बचाना चाहता था,
इसलिए देवगिरी को उसने अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। तो यहां 1333 में मोरक्को निवासी इब्न बतूता जिसने रहला लिखा है, वो एक यहां तुच्छ कारण बताते हैं कि सुल्तान दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। उसने अपनी पुस्तक रहला में जो कारण बताया है वो कारण बड़ा ही रोचक है। कहते हैं कि दिल्ली की जनता आए दिन सुल्तान की महल की छत पर गाली गलौज भरे पत्र लिख करके डालती थी। सुल्तान को दिल्ली की जनता पर इतना क्रोध आया कि उसने मन में यह बात ठान ली कि वो दिल्ली की जनता को दंडित करेगा, और उसने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद अर्थात देवगिरी को राजधानी बनाने का निश्चय किया। आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि देवगिरी को राजधानी बनाने के पीछे सुल्तान की जो मंशा थी वो निश्चित रूप से तत्कालीन समय में जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे उन आक्रमणों से अपने राज्य को वो सुरक्षित रखना चाहता था। देवगिरी को राजधानी बनाने का जो निश्चय किया गया उसका शाही फरमान के द्वारा दिल्ली की जनता को यह आदेश दिया गया कि वे दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद जाकर रहने लगे। इतिहासकारों में इस बात को लेकर भी विवाद है कि पूरी संपूर्ण दिल्ली उजड़ गई या कुछ लोग वहां पहुंचे। जैसा कि यहां इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान ने दिल्ली की जनता को देवगिरी जाने का जो आदेश दिया और आदेश देने के पश्चात उसने एक शाम को अपने महल की छत से देखा कि कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया है। तो उसने देखा कि एक घर की जो चिमनी है उससे धुआं निकल रहा है। उसने सैनिक को भेज करके नहीं इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया कि शायद उस घर में कोई व्यक्ति है। कहते हैं कि यहाँ एक अपाहिज व्यक्ति और एक अंधा दो रुके हुए थे। सुल्तान को जब इस बात की सूचना दी गई तो अपाहिज जो व्यक्ति था उसका वध करवा दिया गया और जो अंधा व्यक्ति था उसे घसीट कर ले जाया गया। यहाँ ईसा में लिखता है कि वो तो नहीं पहुंचा लेकिन उसकी टांग जरूर पहुंची। क्या सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन जो किया उसके पीछे क्या ये तुच्छ कारण निहित था? प्रश्न ये पैदा होता है। प्रश्न ये भी पैदा होता है कि 1326-27 के अंदर जो योजना ये लागू की गई, क्या संपूर्ण दिल्ली उजड़ गई? इस संबंध में आधुनिक इतिहासकारों का अलग अलग यहां मत प्रतिपादित होते हैं। उनका मानना है कि संपूर्ण दिल्ली वीरान नहीं हुई। कुछ लोग दिल्ली गए, दिल्ली से दौलताबाद गए, लेकिन दौलताबाद जब वो वहां पहुंचे तो दक्षिण भारत की जो जलवायु थी वो इतनी गर्म थी कि यहाँ की जलवायु, यहाँ का खान पान उन्हें रास नहीं आया और इन लोगों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। और सुल्तान के पास जब ये बात पहुंची कि दिल्ली की जनता जो यहाँ रहने के लिए आई है उन्हें यहाँ की जलवायु रास नहीं आई, इसलिए वो वापस दिल्ली जाना चाहती है। सुल्तान ने बिना किसी प्रकार का विचार किए दिल्ली की जनता को एक आदेश दिया कि वो वापस दिल्ली जाएं, अर्थात उसकी ये योजना विफल हुई। योजना अच्छी थी। यदि आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो उसके द्वारा जो योजना स्थापित की गई, चाहे हम बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो देवगिरी को उसने जो अपनी राजधानी बनाया, लेकिन
यहां योजना को जो लागू किया गया, इस योजना को लागू करने के लिए जो कदम उठाए गए और जनता को जिस प्रकार की सुविधाएं राज्य की ओर से मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं यदि समय पर मिलती या जनता को विश्वास दिलाया जाता, उनके साथ में बैठ कर के बातचीत की जाती, तो यह योजना सुल्तान की विफल नहीं होती। यहाँ प्रशासनिक तंत्र जो था उसने भी सुल्तान को धोखे में रखा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी सुल्तान की, ये योजना विफल हुई। दूसरी योजना की यदि हम बात करें जो उसने 1329-30 के अंदर लागू की, वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में यूरोपियन इतिहासकारों का मानना है कि उसे मुद्रा ढालने वालों का राजकुमार कहा जाता है, 1329 के अंदर उसके द्वारा जो ये योजना स्थापित की गई, जो लागू की गई, इसके पीछे कौन से कारण निहित थे, यदि हम उनकी चर्चा करें तो ये पाएंगे कि उसके द्वारा ये योजना जो लागू करने की जो बात की गई, उसके संबंध में आधुनिक इतिहासकारों ने अलग अलग मत और समकालीन इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विवरण दिए हैं। सबसे पहले हम समकालीन इतिहासकारों की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान के दरबार में विदेशी यात्रियों का जो आने जाने का सिलसिला बरकरार था, उससे सुल्तान को नई नई जानकारियां मिलती थी। कहते हैं कि इस समय मंगोल शासक गाई खातू और ईरान के शासक कुबलाई खां जैसे जो मंगोल शासक थे, इनके द्वारा कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है, जिसमें नेल्सन राइट जैसे इतिहासकार का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया, उसके पीछे जो उसका उद्देश्य था, उस समय विश्व के अनेक देशों में चांदी की कमी आ गई थी। अर्थात उस समय चांदी का जो उत्पादन था वो बहुत ही कम हो रहा था। इसलिए सुल्तान ने इस समय चांदी के स्थान पर कांसे का या तांबे का सिक्का चलाने का निश्चय किया, लेकिन उसकी यह योजना भी विफल हुई। इस विफलता के कौन कौन से कारण निहित थे, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सुल्तान ने जब शाही फरमान जारी करते हुए यह कहा कि चांदी के स्थान पर आज से तांबे का या कांसे का सिक्का चलाया जाएगा, तो जियाउद्दीन बर्नी यहां लिखता है, एक कट्टर मुस्लिम इतिहासकार की भांति उसने लिखा है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। अर्थात लोगों ने बर्तनों को तोड़ तोड़ कर सिक्के ढालने प्रारंभ कर दिए। दूसरा, यदि हम यहां देखें तो इस समय जो तांबे के स्थान पर जो कांसे का सिक्का या जो चांदी के स्थान पर जो तांबे का या कांसे का सिक्का चलाया गया, उस पर किसी प्रकार का राजकीय चिन्ह अंकित नहीं था। चर्चा हमारी जारी रहेगी।